मैं मकसूद अफजल जागिरदार एडवोकेट गुलबर्गा। मैं इस वक्त वफ़ के बारे में कुछ चीज़ें बताना है, क्योंकि एक वीडियो वायरल होता जा रहा है गुलबर्गा और रायचूर से ख़ाज़ियों के ताल्लुक़ से, जो हैदराबाद कर्नाटक ख़ाज़ियों को कोई इख्तियारात नहीं है शादियाँ या निकाहनामा करने का, और जिनकी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो मस्जिदों को अगर उसका इख्तियारात दिया जाए तो सही ढंग से जो है मैरिजेस परफॉर्म करना और रिकॉर्ड मेंटेन करने का, ये सारे दावे जो है इस वक्त हो रहे हैं। मैं और ख़ाजी साहब, जो मरहूम क़ाज़ी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने एक किताब लिखा है हैदराबाद अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट 1952 विथ रूल्स, जिसका मैं एडिटर भी हूँ। इस किताब के ज़रिए मुझे ये चीज़ बताना है कि जैसा ही हैदराबाद से कर्नाटका जो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और जिस वक्त जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जस्टिस फजल अली की, और वो कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक 1963 के बाद जो भाषा के जो बेस पे जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, उसमें एक प्रोविज़न ऐसा भी था जो कई एक्ट्स जो है स्टेट अपने लिए बना लेना, और जो हैदराबाद एक्ट्स जो है उसके मद्देनज़र बनाना बोल के। और एक ख़ास करके एक प्रोविज़न हम यहाँ पे बताए हैं कि हैदराबाद अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट के बारे में, जिसमें जो ये लेटर गवर्नमेंट का है, इस लेटर में ये 6 नवंबर 1978 का लेटर, और उसके बाद में जो है 13/1985 का एक लेटर है जो रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट वाले जो जारी करे थे, जिसमें ये लिखा गया है कि जो हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट 1952, इसको जो है रिपील किया गया है, रिपील्ड बाय द कर्नाटका सर्टन इनाम अबॉलिशन एक्ट 1977 इम्प्लाइडली, and there is no necessity of any action, no necessity of any action for repeal of the हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट बोल के इस तरीके से एक लेटर जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक प्रोविज़न देखा गया, सेक्शन 119 ऑफ द सेक्शन 119 एंड सेक्शन 120 of the स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें जो है नए एक्ट्स जो है अगर क़ायम करना चाहते हैं तो जिसका मतलब होता है कि प्रीवियस एक्ट जो पहले चलते आ रहे थे वो ख़त्म हो गए बोल के। अगर कोई एक्ट नया नहीं आया उसके जगह, तो वैसे सूरत में जो प्रीवियस एक्ट जो स्टेट का है वही कंटिन्यूएशन में रहेगा बोल के। अभी कई एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक लेटर जो इसका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर, फर्स्ट मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, जो लेटर जो कंटिन्यूएशन में आया, जो हमारे पास चलते आ रहा था, जो क़ाज़ियों को एन्युइटी आज भी दी जा रही है, वो हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट के तहत दी जा रही है। और दूसरी बात, जो क़ाज़ियों को जो सक्सेशन सर्टिफिकेट आज भी हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट के तहत दी जा रही है। कहीं भी ऐसा नहीं बोले कि जो है एक्ट रिपील हो गया है, इसीलिए जो ना तुमको सक्सेशन सर्टिफिकेट देंगे, ना तुमको तस्दीक अलाउंस देंगे, ना कोई एन्युइटी तुमको देंगे बोल के। तो इस लिहाज से हमारा ये कहना है कि आज भी हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट 1952 आज भी जो है कर्नाटका में, ख़ास करके हैदराबाद जो कर्नाटका एरिया में आज भी जो है कंटिन्यूएशन में है बोल के।
अब रहा सवाल वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि जो है मैरिज सर्टिफिकेट्स हम देते हैं और जो है क़ाज़ियों को कोई अख्तियारात नहीं है, और लिहाजा जो है गवर्नमेंट हमारे को लेटर दिए हैं जो आप इस वक्त जो बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये थी कि वक्फ बोर्ड का कोई हेल्प नहीं लिए बोल के ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट भी जब 27/8/2055 का जो गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद का जो लेटर है, जिसमें जो महल शरत अमाउंट जो क़ाज़ियों को दिया जाता था वो जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए दिए जाना बोल के ये जो लेटर था, और उसके बाद में जो कंटिन्यूएशन में और एक लेटर जो 16/4/1959 जो ये भी हैदराबाद से जो लेटर जारी हुआ था, जिसमें गुलबर्गा शरीफ और औरंगाबाद ये सारे चीज़ों के लिए जो है क़ज़ायत ऑफिस में क़ाज़ियों का सही परफॉर्मेंस है या नहीं बोल के बताने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए वक्फ बोर्ड्स को जो है अथॉरिटी दिया गया था। तो मेरा कहना यह है कि जो हैदराबाद के जितने भी एक्ट्स लेटर्स आ गए, और वो डायरेक्शन ये थे कि जो है हैदराबाद जो वक्फ बोर्ड हैं उनका जो है सिर्फ निगरानकार के तौर पे, क़ाज़ी ऑफिस के निगरानकार के तौर पे जो है उनको क़ायम किया गया था, और वो सर्टिफिकेट देने के बाद में भी उनका जो है तस्दीक अलाउंस जारी किया जाता था। और मैं खुद भी देखा हूँ जो गवर्नमेंट की जो ये है सर्टिफिकेट जो ये सर्कुलर है, जिसमें एक ये डायरेक्शन है कि जब तक क़ाज़ी लोग वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं लेते उनका तस्दीक अलाउंस देना नहीं बोल के। मैं सूट भी इस तारीख से फाइल करा था कि गवर्नमेंट को ये अख्तियारात नहीं है कि जो है वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देना, और वक्फ बोर्ड जो है मेंटेन करके जो है रिपोर्ट फाइल करना कि क़ाज़ी जो है सही काम करे हैं, और इनको जो है तस्दीक अलाउंस देना बोल के इस तरीके से जो ये देना गलत है बोल के मैं सूट भी फाइल करा था। अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया। अब मेरा ये कहना है कि अब जो क़ाज़ियों के ताल्लुक़ से हैदराबाद कर्नाटका के क़ाज़ियों के ताल्लुक़ से मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क़ाज़ी एक्ट 1880 जो था, वो क़ाज़ी एक्ट ना हैदराबाद कर्नाटका क़ाज़ियों को काम आया, ना ही जो दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के क़ाज़ियों को काम आ गया। यहाँ पे एक चीज़ सबको मालूम है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के क़ाज़ियाँ जो फंक्शनिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे मसाजिदें फंक्शन करते हैं और वो पूरे निकाहनामा वही लोग मेंटेन करते हैं बोल के ये बात है। और सिर्फ जो है हैदराबाद कर्नाटका के क़ाज़ियों को ही यही अख्तियार दिया गया है कि वो जो है अपना जो ख़ानदानी जो क़ाज़ी का जो पेशा है उसको बरकरार रखे बोल के। तो मेरा ये कहना है कि क़ाज़ी एक्ट ना हैदराबाद कर्नाटका के क़ाज़ियों को काम आया, ना ही जो मस्जिदों में जो ये निकाह पढ़ाते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको भी जो है अब तक काम में नहीं है। वो रिपील हुआ, बाद में फिर से लाए बोल के बोले ये तो पता नहीं, लेकिन वो रहने का जो सेंट्रल एक्ट था वो क़ाज़ियों को किसी भी जो है मरहले पे काम नहीं आया, उसका जो है रिपील होना भी ज़रूरी था। तो मेरा ये कहना था क्योंकि हमारा हैदराबाद कर्नाटका एरिया में जो एहतियात इंक्वायरी एक्ट था, जैसा ही एहतियात इंक्वायरी एक्ट का जो है तुम रिपील करे, तो रिपील करने के बाद में एक नया एक्ट क़ायम करना चाहिए था। जो नया एक्ट में ये बताना चाहिए थे कि मुस्लिम मैरिजेस एक्ट जो उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में एक एक्ट करना चाहिए था। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। पहले जो आप देखिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो मस्जिदों में जो निकाह पढ़ाते हैं, वो मस्जिदों वालों को अगर कुछ भी उसके बारे में अफरा तफरी हो गई पैसों के बारे में,
तो वहाँ पे जो है आप अगर कोई प्रोसिक्यूशन करना है तो जनरल एक्ट को आना, जैसे आईपीसी को आना। और दूसरी बात, अगर कोई सिविल सूट फाइल करना है तो वो जनरल एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही करना। तो कहाँ पे जो है काजियों के ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या इधर जो ये है, ये जो हैदराबाद कर्नाटका एरिया के काजियों के ताल्लुक से बोलिए, या मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले मौलवियों के ताल्लुक से, कहाँ पे सेपरेट एक्ट है? इस ताल्लुक से आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया है कि भाई मुस्लिमों के लिए मैरिजेस के लिए फॉर्म्स इशू करने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, या उसके बदले में जो है कोई सेटलमेंट करने के लिए कोई एक्ट आज तक तरमीम हुआ नहीं। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे 1936 में एक एक्ट पास करे, मुस्लिम मैरिजेस, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट बोल के। उसका मकसद ये था कि जो मुस्लिम हस्बैंड है उसके अख्तियारात निकाह के, जो डाइवर्स के टाइम पे, तलाक के टाइम पे भी उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और नहीं बोले तो जो दूसरा जो सेटलमेंट जो होता है, जो बीवी पूछती है, उस तरीके के जो तलाक का भी जो है, बीवी को जब तक शौहर इख्तियारात नहीं देते, बीवी जो है उसके आगे बढ़ नहीं सकती। तो ऐसे सूरत में ब्रिटिशर्स ये एक्ट ला लिए कि 1936 मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसके ज़रिए जो है बीवी जो है शौहर के ख़िलाफ़ अपने मैरिज को ख़त्म करने के लिए सिविल कोर्ट से डिक्री ले सकती है बोल के। और वहाँ पे ये नहीं है कि जो है शौहर को भी वही अख्तियारात हैं कि मैरिज डिज़ोल्व करने के लिए वाइफ के ख़िलाफ़ जो है फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट में ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत कोई डिक्री हासिल करे, ऐसा कोई क़ानून नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि वक्फ एक्ट में आप जो देख रहे हैं, वक्फ एक्ट में काजियों को कहीं भी जो ये ज़िक्र नहीं किया गया है कि वो मुतवल्ली के दायरे में आते हैं। और आप डेफिनेशन देखिए, इवन जो है सज्जादे, मुतवल्ली और आमीन जितने भी हैं वो लोग मुतवल्ली के डेफिनेशन में आते हैं। तो क्यों काजियों को भी जो है मुतवल्ली के डेफिनेशन में नहीं लाया गया? दूसरा सवाल ये है कि अगर काजियों को मुतवल्ली के डेफिनेशन में नहीं लाया गया तो हैदराबाद जो एक्ट के हिसाब से, एहतियाती इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ काजियों को मिले हैं उनको जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ बोल के आप 1974 के जो फर्स्ट गैजेट में जो शामिल करे वो भी गलत है। इसीलिए अगर काजियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, तो काजियों का इदारा भी जो है वक्फ का इदारा बोल के आप जो है इसका अमेंडमेंट कर लेना चाहिए थे। 2013 तक जो है वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट करते ही आ रहे हैं। कितनी बार वक्फ एक्ट अमेंडमेंट करेंगे? मेरा ये दावा है कि वक्फ एक्ट इस वक्त जो है इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जो दूसरे एक्ट के मुकाबले में। और जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड, इस वक्त इतना सही जो है ढंग से जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सक रहा। और वक्फ एक्ट को 1954 से आज तक वक्फ एक्ट वो नहीं समझे, ये मेरा चैलेंज अभी भी है। तो मेरा ये कहना है इसके बारे में कि सोशल मीडिया में जो लोगों के लोगों के बारे में जो एलिगेशन किया गया है, तो वो लोगों, ये मैं बताया कि 1956 से ये जारी है कि वक्फ बोर्ड को जो है निगरानी करना है बोल के। अगर वक्फ बोर्ड के लोगों को अगर ये अप्लाई करें हैं तो वो वक्फ बोर्ड भी देने की उतनी ही जिम्मेदारी रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है काजियों को, जो ख़ास करके जो हैदराबाद कर्नाटका के काजियाँ हैं,
उनके ऊपर कोई जो है ऐसा कानून नहीं है जिसको जो है काजियों को इंडिपेंडेंटली बाइंड कर सके। काजियों की ऑफिस ही इस वक्त प्राइवेट ऑफिस बन गई है। मेरा ये कहना है कि सेक्शन 119 और सेक्शन 20 के तहत अगर कोई अल्टरनेटिव कानून अगर ला लेते तो आज काजियों को इंडिपेंडेंटली काम करने की परेशानी नहीं होती थी। एक्ट नहीं लाने की वजह से इसका ये मतलब हो जाता है कि हैदराबाद जो अतियात इंक्वायरी एक्ट 1952 है जो काजियों के बारे में बताता है वो आज भी कर्नाटका में लागू है और वो रिपील नहीं हुआ। रही दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन काजियों के सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। काजियों के सर्टिफिकेट को जो है एम्बेसी नहीं मान रही, फॉरेनर्स मान रहे नहीं बोल के ऐसे जो एलिगेशंस करे हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही सवाल है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कोई काजी एक्ट यानी मैरिजेस, परफॉर्मेंस ऑफ मैरिजेस के बारे में कोई एक्ट नहीं बना और जितने भी जो है मैरिजेस हुए हैं और जितने भी जो है मैरिज सर्टिफिकेट्स दिए हैं वो आज भी जो है कोई एक्ट के तहत नहीं दिए गए। आप अगर ये बोलेंगे कि भाई दूसरे मस्जिदों में जो मौलवी यहाँ पढ़ाते हैं उन्होंने जो है उनकी सर्टिफिकेट वैल्यू होती है, तो मुझे ये बताइए कि कौन से एक्ट के तहत वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कौन से एक्ट के तहत ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो है जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं मस्जिदों में उनको जो है उनकी सर्टिफिकेट वैलिड होती है। कौन सा एक्ट ये बताता है कि जो लोग सर्टिफिकेट जो काजी ऑफिस से लेते हैं उनकी सर्टिफिकेट इनवैलिड होती है? कहीं भी ये चीज़ नहीं है। तो मेरा साफ ये कहना है कि वक्फ एक्ट में आप देखिए कहीं भी जो है ये नहीं बताया गया कि जो काजियों के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड जो है कंट्रोल करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में एक सिंगल डेफिनेशन काजी के बारे में नहीं है। तो ऐसे सूरत में स्टेट वक्फ बोर्ड का क्या काम है इस वक्त? क्यों स्टेट वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व हो रहा है? अगर स्टेट वक्फ बोर्ड को निगरानकार की तरह अगर गवर्नमेंट मानती है तो बात ठीक है। स्टेट वक्फ बोर्ड ये कह रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे मस्जिदों के ज़रिए नामा जो ये होना, तो ये कहाँ वक्फ एक्ट में लिखा गया है? कहाँ पे जो है इस तरीके के पावर लिखा गया है जो आज जो लेटर भेज के जो है आवाम को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? ये ख़ास करके जो है स्टेट कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की जो मिली भगत ये एक्ट है जिसकी वजह से आज हर लोग परेशान हो रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो शादियाँ आप भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे हैं, पहले भी जितने भी 1954 के बाद 1950 के बाद भी अगर जितने भी शादियाँ हो गए, 1950 से पहले जितने भी हैदराबाद एहतियात इंक्वायरी एक्ट के तहत जो शादियाँ हो गए, कौन चैलेंज करके ये बताए कि भाई जो काजी जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं जो मैरिजेस करे हैं वो गलत हैं बोल के कौन से सिविल कोर्ट में जो है उसके बारे में डिक्री लिए हैं? ये बताइए। और ये भी बताइए कि जो मस्जिदों में जो निकाह पढ़े हैं उनके बारे में भी जो ऐसा लिए हैं बोल के। तो ये जितना भी जो सिस्टम है इस सिस्टम को जो है हम गहरी नज़र से अगर देखें तो हमारे को ये मालूम होता है कि दोनों इदारे, काजी इदारा वक्फ एक्ट में नहीं है, काजी मुतवली के डेफिनेशन में नहीं है, और मौलवियाँ जो है वो मस्जिद वक्फ एक्ट में है, मौलवियाँ जो है मुतवली के डेफिनेशन में नहीं आते। जो अपॉइंटमेंट जो कमेटियाँ होते हैं वो कमेटियों में आज तक जो है ऐसा जिक्र नहीं बताया गया है कि ये लोग मस्जिद में निकाह भी पढ़ाएंगे और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं। अब वक्फ बोर्ड नए से अगर ये करता है तो जो अपॉइंटमेंट जो लेटर है उसमें तरमीम लाना चाहिए एक्ट के तहत। एक्ट में है तो जो है तरमीम ला के करना चाहिए।
मैं और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं बताया हूँ कि जो मस्जिदों को नमाज पढ़ने के लिए नमाजगाह बनाना, रखना, कायम रखना ये बेहतर है। उसी मस्जिदों के कमेटी के लिए कई जो है झगड़े होते हैं, हम देखते आ रहे हैं। आधुनिक मस्जिदों में इलेक्शन जो होते हैं, बाजब्ता जो होर्डिंग्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, इस तरीके से दिखता है कि जो है वहाँ पे कोई एमएलए का इलेक्शन हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि मस्जिदों के तहत इनकम बढ़ गई है। तो वो इनकम के लिए ये सारे पैनल्स बोलिए, ये दूसरे लोग बोलिए, वो काम कर रहे हैं जिसमें उनके नमाज पढ़ने में वो खलल होती है। वो नमाज जो है सही अदा करने में काबिल नहीं रहते, इसीलिए कि जो है जो अकाउंट रहता है और जो अमाउंट रहता है मस्जिद के तहत जो कलेक्ट किया जाता है, उसका हेर फेर होना 100% जो है चांसेस रहते हैं। इसीलिए मस्जिदों को मेहरबानी करके कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है कि मस्जिदों को इबादत गाह जो रखिए ये बेहतर है, बल्कि मस्जिदों को जो है वक्फ बोर्ड के तरफ से जो पावर्स लेके मैरिज ब्यूरो में कन्वर्ट करना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये आप पहले समझ लीजिए। इस तरीके से जो है हरकत करना नहीं, और इस वक्त आप जो है इसको चेंज करके कोई नया एक्ट लाने के लिए गवर्नमेंट को रेकमेंड करिए। मैं खुद भी लेटर दिया था कि आप काजियों को जो है वक्फ एक्ट में शामिल करने के लिए सेंट्रल वक्फ को जो है बोर्ड को रिकमेंड करिए और उनको मुतवली के लिए जो है रिकमेंड करिए। अगर आप करते तो उन पे कंट्रोल कर सकते थे, उनका अपॉइंटमेंट भी आप कर सकते थे। ये तीसरे लोगों के लिए नहीं, और उनके प्रॉपर्टीज़ भी आप कंट्रोल कर सकते थे। इन सारे चीज़ों का देखिए, अमेंडमेंट के लिए जो है ये आप रेकमेंड करिए। मेरी बुक भी थोड़ी दिन में आने वाली है। ये काजियों के ताल्लुक से भी एक सेपरेट चैप्टर में लिखा हूँ, शायद वो आपको मदद मिलेंगी। सिंबल इलीगल नहीं है। सिंबल अगर वक्फ बोर्ड अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, अगर वक्फ बोर्ड अपने सिंबल दे रहा है, तो उसके तहत अगर काजियाँ भी अगर अपने यहाँ जो मैरिज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑफेंस बन सकता है? ऐसा तो नहीं है कि जो है वक्फ बोर्ड का सिंबल था और वक्फ बोर्ड के सिंबल को जो है ये खुद भी बगैर इत्तला दे के जो है अपने फॉर्म पे ये करे हैं, जिसके लिए ऑफेंस होता है बोले तो एक अलग बात है। और दूसरी बात मेरा ये कहना है, वक्फ बोर्ड लोगो क्यों रखता है? वक्फ बोर्ड को ज़रूरत क्या है? मैं जो बताया गवर्नमेंट का आर्डर, जिसमें जो है वक्फ बोर्ड निगरान करना यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जो सर्टिफिकेट्स जारी करेंगे, जो फॉर्म्स जारी करेंगे, वो वक्फ बोर्ड का लोगो होना ज़रूरी है, वरना कोई शादी नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है।